नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हमारे साथ में सौरभ श्रीवास्तव जी हैं जो कि वित्तीय विशेषज्ञ हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि जिस दिन बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाता है तो सारे न्यूज चैनल के लोग उस पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं, जबकि उनको बजट के बारे में पूरी जानकारी नहीं हासिल हो पाती है। जिस तरीके से हमारे वित्त मंत्री लाइन बाय लाइन बोलते जाते हैं, उसी को वो हेडलाइन करते हैं। उसके अंदर क्या छिपा है उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आज हम लोगों ने करीब 5-6 दिन बाद इसको रखा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको साफ साफ तरीके से समझ में आ जाए कि जो ये बजट आया है और जो शेयर मार्केट है, इस दोनों चीजों का आपस में लिंक क्या है और इन दोनों चीजों के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे देश में क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, उस पे अर्थव्यवस्था पे कितना असर पड़ता है। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है कि कोविड काल के टाइम पे आपको याद होगा कि हमारा देश पूरी तरह से लॉकडाउन में था और जिन लोगों का पैसा निवेश था अपने अपने व्यापार में, कारोबार में, उन लोगों ने पैसा शिफ्ट कर दिया था शेयर मार्केट में, जबकि उनको शेयर मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उनको एक आशा थी कि हमें शेयर मार्केट के से कुछ गेन हम कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो छोटे शेयर इन्वेस्टर्स जो बढ़ गए थे, उनकी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई थी। आज उनकी स्थिति कहां पर है और 2024 का जो बजट पेश किया गया है उसकी स्थिति कहां पर है, जो कि आने वाले 1 साल के लिए देश किस दिशा की ओर जाएगा, वो इंडिकेशन हम लोगों को शेयर मार्केट ने भी सेम टाइम पे दे दिया था। क्योंकि जब बजट पेश हुआ था उसके 2 दिन पहले से शेयर मार्केट बूम पे चल रहा था, और जब बजट पेश होने के 2 दिन पहले और जिस टाइम से बजट पेश होना शुरू हुआ था तो शेयर मार्केट थोड़ा डाउन की तरफ गया था। उसके 2 दिन के बाद की स्थिति ये आई कि शेयर मार्केट में काफी गिराव देखने को मिला, और वो गिरावट जो मिली वो सोने और चांदी के में टैक्स की कमी की वजह से, जो टैक्स का जो रेट लगाया जाता है, जो कि पहले 12% था, अब शायद उसको 6% कर दिया गया है। कुछ रेट में जो रेट हम परसेंटेज जो बता रहे हैं उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो वो जो है सौरभ जी क्लियर कर देंगे। तो सौरभ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो आज हमारे दर्शक, असल में आपको जाना जाता है कि आप गागर में सागर को भर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि आज आप गागर में सागर ना भरें, आप जो क्लियर कट तरीके से बताएं। क्योंकि आज शेयर मार्केट में वो नए निवेशक भी, उन्होंने पैसा निवेश किया हुआ था, और जिस तरीके से शेयर मार्केट बजट के 2 दिन पहले बूम पे था, बजट वाले दिन थोड़ा अप डाउन होता हुआ दिखा, फिर उसके 2 दिन बाद और भी ज्यादा डाउन होता गया। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और इस बजट का देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला है और शेयर मार्केट क्या इंगित करता है? हाँ बिल्कुल अबरार जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आसान एवं कम शब्दों में बजट के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है, जितनी जानकारी मैं अभी तक एकत्रित कर पाया हूं, मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं। देखिए, जिस दिन बजट आया था उस दिन नेचुरल सी बात है, बजट को मार्केट को समझना रहता है। मार्केट पहले समझता है कि बजट में मार्केट के लिए क्या है, इकोनॉमी के लिए क्या है, और क्या निवेशक को उसमें फायदा होगा स्टॉक मार्केट में बने रहने से। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बजट कहीं ना कहीं मार्केट की दिशा को तय कर देता है। तो बजट से बहुत कुछ तय होता है कि मार्केट की दिशा किस तरफ रहेगी। हमने ये देखा कि जिस दिन बजट आया था उस दिन मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था, क्योंकि नेचुरल सी बात है, बाजार में समय लगता है बजट को समझने के लिए कि किस सेक्टर में गवर्नमेंट चाहती है कि किस सेक्टर को ज्यादा एलोकेशन देना है, किस सेक्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से फायदा होने वाला है। तो निवेशक भी चाहते हैं कि उन सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं। तो एक सेक्टर से निकल के कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर में पैसा डाइवर्ट होता है, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि मार्केट में फॉल आता है।
अगर मैं इस बजट पे देखूं तो बिल्कुल पहले दिन जिस दिन 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया गया था, मार्केट काफी नीचे तक आ गया था, इनफैक्ट 2% तक मार्केट नीचे आया था, पर एक मामूली गिरावट के साथ मार्केट ने रिकवरी दिखाते हुए बड़ी गिरावट को रिकवर किया और मार्केट फिर कम गिरावट के साथ बंद हुआ, जो कि एक पॉजिटिव साइन लग रहा था मार्केट को लेकर। उसके बाद से मार्केट आप देखेंगे कि लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भी अगर मैं आपसे प्रोग्राम रिकॉर्ड हम कर रहे हैं उस समय अगर हम देखें तो मार्केट आज भी प्लस में है। तो समय लगता है मार्केट को समझने में, इस वजह से आप देखते हैं कि थोड़ा सा मार्केट में हर बजट के दौरान, पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल या उससे हमेशा ले तो मार्केट में शुरू में गिरावट जरूर आती है। जी बिल्कुल सही आपने कहा है कि मार्केट में काफी सुधार देखने को मिला है। अब इस टाइम पर जो टैक्स को रिजीम को लेकर के जिस तरीके से लोगों में एक संशय की स्थिति है, जिस तरीके से सरकार ने जो पहले 3 लाख से 6 लाख तक के इसमें था, अब वो 3 से 7 के इसमें कर दिया है, तो इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको क्या बचत हो सकती है? उसको क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, टैक्स के स्लैब्स में जहां तक है, टैक्स के स्लैब्स का दायरा थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 तक मिला करता था, उसको बढ़ा के 75,000 किया गया है। तो इसमें नेचुरल सी बात है, सैलरी क्लास को इसमें फायदा मिलेगा और ये न्यू टैक्स रिजीम में भी एप्लीकेबल है। 75,000 रुपए तक का डिडक्शन उनकी सैलरी पे उनको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। दूसरी ये, और पेंशनर्स को भी इसका फायदा होता है। दूसरा, जो बजट के स्लैब्स में बढ़ोतरी करी गई है, कुछ स्लैब्स जैसे आप देखेंगे कि 6 से 7 लाख का कोई स्लैब था, उसको और आगे बढ़ाया गया है। तो इसका अगर मैं टोटल लगा लूं तो 17,500 रुपए लगभग टैक्स में बचत होगी एक पर्सन को, जब वो अपने इनकम टैक्सेस को फाइल करेंगे। मगर इसके साथ ही आप देखिएगा कि कुछ चीजें बजट में बढ़ाई भी गई हैं। जैसे आप देखिएगा कि कैपिटल गेन टैक्सेस को बढ़ाया गया है, जो कि एक निवेशक के लिए बहुत डिमोटिवेशन वाली चीज है। जो पर्सन अपना हार्ड एंड मनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है, वो ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि वो उस पर रिस्क ले रहा है अपनी पूंजी पे। और दूसरा, रिस्क के साथ साथ वो चाहता है कि रिटर्न भी मिले और साथ ही साथ उसको टैक्स भी कम देना पड़े। तो आप देखेंगे 2004 से लेकर 2018 तक कैपिटल गेन टैक्स 0 था। 2018 के बाद गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स को 10% लगाया था। 10% से उसको बढ़ा के इस बजट में 12.5% किया गया। साथ ही साथ में जो एग्जेम्प्टेड इनकम 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको भी बढ़ा के 1 लाख से 1,25,000 किया गया है। तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 25,000 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट जो रहेगा उस पर टैक्स नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का जो टैक्स था, उसको बढ़ा के 20% किया गया। यानी कि अगर आपको एक अमाउंट इन्वेस्ट करके जल्दी से कुछ प्रॉफिट हो जाता है और अगर आप उस पैसे को निकाल लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में पैसा विड्रॉ करने पे ही टैक्स देना होता है आपको। इंट्राडे वाले की बात कर रहे हैं आप? मैं 1 साल से पहले निकाले गए किसी भी इक्विटी निवेश की बात कर रहा हूँ। 365 से पहले हमने कोई भी इक्विटी निवेश, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो आपने डायरेक्ट मार्केट में शेयर्स खरीदे हो, अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो जो आपको फायदा हुआ है उस पर 20% का कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए जरूर निराशाजनक बात है कि उनके टैक्स की लायबिलिटीज उनके ऊपर बढ़ गई है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मार्केट ने रिएक्ट किया था। आप देखिए, अगर आप देखिए 2018 में भी जिस दिन कैपिटल गेन अनाउंस हुआ था, उस दिन भी मार्केट ने रिएक्ट किया था, उस बजट के बाद भी रिएक्ट किया था। कारण यही थे, और मार्केट ये मान के चल रहा था, एक्सपेक्टेशन ऐसा थी इन्वेस्टर्स की कि कैपिटल गेन की लिमिट्स जो है वो बढ़ेंगी। यहाँ तो कैपिटल गेन की लिमिट्स नहीं बढ़ी, उल्टा टैक्स जरूर बढ़ गया यहाँ पे। तो उस कारण से मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर उस दिन काफी रहा। जी बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ में ही एक चीज और देखने को आई है, जो जिन जनरल मार्केट में इस पर काफी चर्चा भी हो रही है, कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते थे या बेचना होता था, तो उस टाइम पर लायबिलिटी इतनी टैक्स की नहीं बनती थी, जो कि अब काफी उसमें चेंज हुआ है। वो किस तरह से चेंज हुआ है, कुछ उसके बारे में बता पाएं? देखिए, 2001 से पहले की खरीदी गई प्रॉपर्टियां और 2001 के बाद की खरीदी गई प्रॉपर्टियां
दोनों पे ही कैपिटल गेन की कैलकुलेशन अलग अलग रहेगी। 2001 के पहले की जितनी भी खरीदी गई प्रॉपर्टीज हैं उन पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता रहेगा। बहुत सरल शब्दों में अगर मैं इंडेक्सेशन को बताऊं तो जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, एक रैंडम एग्जांपल है, और अब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भारत सरकार हर साल डिक्लेयर करती है। उस इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू महंगाई की वजह से कितनी बढ़ी। यानी कि अगर मैं मानता हूं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी महंगाई की वजह से बढ़ती बढ़ती अगर 50 लाख की हो गई, और अगर आप उसको 70 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, तो आपको वो महंगाई का फायदा मिलता है। यानी आपको 50 लाख और 70 लाख के बीच का जो गैप है 20 लाख का, केवल उस पे 20% टैक्स देना होता था। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर से चेंजेस हुए हैं। इसमें यह किया गया कि 2001 के बाद जितनी भी खरीदी गई प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे फ्लैट 12.5% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। ये बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। और इसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में अच्छे रिटर्न्स नहीं आते, यानी 11-12% से ज्यादा रिटर्न आते हैं, तो ये कैपिटल गेन फिर भी ठीक है। लेकिन अगर उससे कम रिटर्न्स आते हैं आपकी प्रॉपर्टी में, तो ये तो नुकसान का सौदा रहेगा। और इससे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सेक्टर पे इफेक्ट पड़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की ये भी मंशा हो सकती है कि गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से प्रॉपर्टी में स्पेकुलेशन ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की रीच में प्रॉपर्टी आए, ताकि वे अपने घरों को अपना खुद का घर बना सके। तो इसके पीछे गवर्नमेंट की एक ही मंशा हो सकती है, जो मुझे लगता है। नहीं, वो मंशा देखिए, एक तरफ तो ये मंशा है, लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदे। और वो जब खरीद लेता है प्रॉपर्टी, तो वो उसी प्रॉपर्टी को आने वाली मुसीबत के समय पर निकाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जी। और वो औने पौने दाम में उसको बेचता है। ऐसी स्थिति पे उस पर तो डबल मार पड़ी ना सर। बिल्कुल, आपका कहना सही है। कहीं ना कहीं जब आप इमरजेंसी में सेलिंग करते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, तो उसका जरूर इफेक्ट आता है आपको। और आफ्टर ऑल देखिए, चाहे प्रॉपर्टी अच्छे समय में बेची गई हो, चाहे बुरे समय में बेची गई हो, टैक्स की मार तो उसके ऊपर पड़नी है। और इंडेक्सेशन का एक बड़ा बेनिफिट है जो निकल गया है। एक इन्वेस्टर्स को, आम इन्वेस्टर्स के ऊपर एक बड़ा रिलैक्सेशन था कि बहुत सीधी सी बात थी कि जितनी महंगाई की वजह से प्रॉपर्टी बनी है, का रेट बढ़ा है, उस पर हम टैक्सेस नहीं लेंगे। ये काफी एक इससे इफेक्ट पड़ेगा निवेशक के ऊपर, और उसकी प्रॉपर्टी सेलिंग को कहीं ना कहीं पे वो डिस्करेज भी होगा नई प्रॉपर्टी बाय। हाँ, इसमें ये स्थिति पैदा होगी कि जब हमारे ऊपर कोई ऐसी मजबूरी पड़ी और हमें वो चीज बेचना है, तो हमें ये पता है कि भाई इतना % तो हमें गवर्नमेंट को ही देना है। जी हाँ। अब जो अमाउंट बचा, जो कि मजबूरी में जब कोई चीज बेची जाती है, तो एक तो उसका रेट सही नहीं मिलता है, जी। ग्राहक सही नहीं मिलता है, लेने वाला उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसको वैसे भी डिवैल्यूएट करके उसको खरीदता है। और फिर उसके बाद उसको उस अमाउंट में से निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। ये बहुत बड़ी मार है। ये एक मार है। इसके साथ में एक और चर्चा मार्केट में बहुत ज्यादा है कि पूरे देश के अंदर 30-32 राज्य हैं, लेकिन केंद्रीय बजट में 2 राज्यों पे ज्यादा मतलब मेहरबानी की गई, तो बाकी राज्यों के ऊपर जो बजट का कोई भी इस तरह से ज्यादा प्रावधान नहीं किया गया, उसका क्या असर पड़ने वाला है आगे चल के? देखिए, आफ्टर ऑल राज्य कोई भी हो, हमारे देश के ही हैं। और कोई किसी भी राज्य को अगर जरूरत है और केंद्र सरकार या कोई भी गवर्नमेंट उसको कोई एक्स्ट्रा एलोकेशन देती है, तो उसके विकास के लिए वो पैसा दिया जाता है। और बिल्कुल सही बात है कि जब किसी राज्य के रिप्रेजेंटेटिव संसद में बैठते हैं, तो उनको बिठाया ही इसलिए गया है जनता के द्वारा कि आप हमारी बात जाके संसद में रखें, सरकार के समक्ष रखें, ताकि उस राज्य की तरक्की हो सके। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जब रिप्रेजेंटेशन किसी गवर्नमेंट में किसी पर्टिकुलर पार्टीज का बढ़ता है, तो वो अपनी बात को जरूर रखती हैं। और ये एक पॉजिटिव मूव है कि कहीं ना कहीं सरकार ने उस बात को सुना है
और आंध्र प्रदेश और साथ में बिहार को जो एक्स्ट्रा एलोकेशन दिया गया है, तो हम ये बहुत अच्छी बात है और हम भी चाहते हैं कि जो राज्य जिनको जरूरत है विकास की, उनमें विकास हो। और एक राज्य ही नहीं, मैं चाहता हूं कि भविष्य में सभी राज्यों को इस तरह से विकास के तौर पे देखा जाए, तो ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट हो। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और थोड़ा सा आप ये भी बताने का काम करें, मैं इसमें आपको बता देता हूं कि जो सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता है, एक तो सबसे पहले मुंबई आ जाता है आपका, उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और चेन्नई। तो इसका मतलब है सबसे गरीब राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश और अदर राज्य आते हैं। वो हम आपको बताते हैं। हाँ, ये देखिए सबसे ज्यादा गरीब जो है वो बिहार। तो चलिए, 2 राज्यों में एक राज्य बिहार आ गया, उन्होंने उसके लिए स्पेशल वो कर दिया, ये ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सबसे गरीब राज्य की इसमें आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, वो है उत्तर प्रदेश जी। फिर उसके बाद झारखंड आता है, फिर मेघालय, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। उसमें कहीं पर भी आंध्र प्रदेश उसमें गिनती में नहीं आता है गरीब राज्यों के। तो ये हुआ कि ये बजट में सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, अब कहीं ना कहीं सरकार में जब रिप्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर पार्टीज का बढ़ता है, तो वो अपना एलोकेशन चाहते हैं। वो क्योंकि मैंने वही बात कही कि उनकी ही जनता के द्वारा उनको संसद में भेजा गया है कि आप हमारी बात जाके संसद में रख सकें, ताकि हम अपना राज्य को विकसित, अति विकसित, विकासशील, जो भी आप कहना चाहते हैं, उस लेवल पे उसको ले जा सके। तो अगर मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये चीज है और अगर सरकार इस बात को सुन के किसी तरह से एलोकेशन देती है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मूव है। इसको पॉजिटिव मूव की तरह देखा जाए कि ये किसी और राज्य के लिए भी हो सकता है जहां पे जरूरत होगी। आपका कहना है, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की स्थिति से ऊपर आके आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो अगर मध्य प्रदेश की अकेली जीडीपी को ग्रोथ को देखा जाए तो काफी आगे है। आप देखिए जिस तरीके से ग्रोथ मध्य प्रदेश में हुई है, बाकी राज्यों से कंपेरेटिवली मध्य प्रदेश ने काफी किया है उसमें। जी, अब थोड़ा सा आप उनके बारे में बता दें जो कि नए निवेशक बने कोविड काल में। हाँ, शेयर मार्केट में उन्होंने जिस उम्मीद से पैसा लगाया, उनकी क्या स्थिति है, वो क्या कर पाएंगे, या उनको वहां से हटना होगा, या बहुत से लोग हट गए होंगे, वो क्या स्थिति आपको दिखती है? देखिए, मैं हमेशा से नए निवेशक हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप कभी भी मार्केट को देखते हुए मार्केट में पैसा ना लगाएं। आप पैसा वही मार्केट में लगाएं जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, सरप्लस हो। यानी आप अपनी बचत को निवेश में जरूर बदलें, लेकिन ऐसा ना हो कहीं जाके कि आप अपना वो पैसा भी आज मार्केट में लगा दें जिसकी आपको तत्काल जरूरत है, साल 2 साल में जरूरत है, 2 साल में जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि निवेशक ये सोचते हैं कि कहीं मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मार्केट बढ़ता जाए और मैं अपना पैसा ना लगा पाऊं। कोविड काल में ही बहुत हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट कोविड काल में खोले गए थे। उस समय था कि निवेशक घरों में थे, सब घरों में लॉकडाउन था, तो निवेशक ने इंटरेस्ट लिया शेयर मार्केट में और मार्केट ने भी उनको रिटर्न्स दिए। आप देखिए, जिस दिन हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, मार्च में लगभग 22-23 तारीख के आसपास, उस दिन से स्टॉक मार्केट भी रिकवर होना चालू हुआ था और आज तक रिटर्न्स उसमें से देता आया। नए निवेशक को हमेशा वही पैसा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में या अदर ऐसा रिस्की एसेट में लगाना चाहिए जिसको वो लंबे समय तक होल्ड कर सके। और देखिए, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे निरंतर विकास होता रहेगा। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आएगी, इसका बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है मार्केट से। आप देखेंगे कि भाई जब सेंसेक्स 1979 में चालू हुआ था, अगर सरकारों के ही कार्य पे, सरकार पे ही निवेश पे डिपेंड होता, तो 100 पॉइंट का सेंसेक्स आज 80,000 प्लस पे नहीं गया होता। तो इंडिया की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पैसा लगाएं कि किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, वित्त मंत्री जी ने मैन्युफैक्चरिंग पे बड़ा जोर दिया है।
देखिए, किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है अब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो देखिए, सर्विस सेक्टर में इंडिया आगे है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है जितना आगे दूसरी कंट्रीज है, चाइना है, वियतनाम है, मैं दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करूं। तो अगर हमको भी ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है जो कि सर्विस सेक्टर में नहीं हो सकती है, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री को लगाने में सर्विस सेक्टर से कहीं ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। तो आप देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में टैक्सेस में भी कटौती दी है, पीएलआई जैसी स्कीम्स को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बैक टू बैक वैसी चीजें प्रोवाइड की जा रही है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा हो। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, साथ ही आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले 1-2 सालों में। ये किसी तरह का, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये कोई निवेश का एडवाइस है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा अपना पैसा जब भी लगाएं, मार्केट को देखते हुए ना लगाएं, आप ये देखते हुए लगाएं कि आप इस पैसे को कितने लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। और निश्चित ही आपके पास कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर निवेशक के साथ उनकी जर्नी में होना चाहिए, जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। जी, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं। अभी हाल ही में शाया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18 लाख, 16 लाख या 18 लाख का आंकड़ा है, एग्जैक्ट नहीं है, हम आपको बता पा रहे हैं कि इतनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। जी जी। 60 लाख के आसपास काम करने वाले लोगों को काम नहीं मिला। जी, ये डेटा है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात तो होती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जी जी, ये भी एक सच्चाई है। दूसरी, अब हम लोग फाइनल बात ये करने जा रहे हैं कि इस आम बजट से आम जनमानस को क्या नफा और क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, आम जनमानस को बड़ा फायदा जब ही होगा जब हमारा बजट या टैक्स स्लैब्स, मैं कहूंगा टैक्स स्लैब, क्योंकि आम वर्ग का बहुत कुछ टैक्स से लेना होता है। अगर हमारे टैक्सेस इन्फ्लेशन से लिंक्ड रहे कि आपको महंगाई की बढ़त के साथ जो बढ़ेगा, महंगाई की दर बढ़ेगी, वो उसके बियॉन्ड पे हम टैक्सेस लगाएंगे, उसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो हम टैक्स लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा, इससे एक निवेशक को फायदा होगा। ये सिस्टम बाकी यूरोपियन कंट्रीज में है, अमेरिकन कंट्रीज में है ये सिस्टम, जहां पे कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए टैक्स स्लैब्स को बनाया जाता है। तो एक निवेश, एक आम जनता की जेब में एक्चुअल में पैसे की बचत होगी। नहीं तो आज वो जीएसटी भी दे रहे हैं, जैसे जीएसटी के बाद इनकम टैक्स तो है ही, फिर जीएसटी है, फिर कैपिटल गेन टैक्सेस भी बढ़े हैं, प्रॉपर्टी में भी टैक्सेस को बढ़ाया गया है। तो जनता को बहुत कुछ इससे फायदा नहीं होगा जब तक कि टैक्सेस में सिंप्लिसिटी का लाना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना, ताकि एक इन्वेस्टर, एक सिंगल पर्सन के ऊपर टैक्स का कम से कम बोझ है। यार आज आप देखेंगे 4% लोगों के ऊपर टैक्स का बहुत ज्यादा बोझ है। अगर आप ये टैक्स स्लैब्स को ऐसा डिवाइड करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स की कैटेगरी में आए। अच्छा, आप एक चीज और भी देखिए, अगर ज्यादा लोग टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, अगर वो अपने आईटीआर्स को फाइल करते हैं, तो वो उन्हीं की लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर उनको इंश्योरेंस भी लेना है, अगर टर्म इंश्योरेंस भी लेना है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी कि आप मुझे आईटीआर दिखाइए। अगर आपका आईटीआर है 3 साल का आईटीआर या 2 साल का आईटीआर उस क्राइटेरिया में आता है, तो ही हम आपको टर्म इंश्योरेंस दे पाएंगे। यानी टर्म इंश्योरेंस कम पैसे में ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस, जो कि उसके ना रहने पे उसकी फैमिली को बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। साथ ही अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आईटीआर चाहिए बिजनेस लोन के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर टैक्स के दायरे में आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट या बैंक्स या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, क्रेडिट लाइन का फायदा ले पाएंगे। तो टैक्स का दायरा बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स के इसमें आना चाहिए लोगों को। तो ही मैं कहता हूं कि एक टैक्स का कलेक्शन भी उससे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम जाएंगे, टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को अपडेट कर पाएंगे। मेरा एक्चुअली इशारा ये था कि जो व्यक्ति जैसे सब्जी बेचता है, जो व्यक्ति जो मजदूरी करता है, जो व्यक्ति टैक्स के दायरे में नहीं आता, वो आईटीआर नहीं भरता है, उसके लिए गवर्नमेंट को
खाद्य पदार्थ में टैक्स में कमी करना चाहिए, डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी करना चाहिए जिससे कि खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ती हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। अगर इन सब चीजों में जैसे आपने देखा कि पढ़ाई लिखाई की कॉपी किताबों में पिछले इसमें टैक्स लगा दिया गया जो पहले कभी नहीं लगता था। इसी तरीके से आपने देखा कि अंतिम संस्कार करने में कफन के ऊपर जो कपड़ा लगता है उस पर टैक्स लगा दिया गया। रबड़ की चप्पल जो जिसपे कभी टैक्स नहीं लगता था उस पे टैक्स लगा दिया गया। ये वो चीजें हैं वो आम जनमानस जो कि डेली कमाता और डेली खाता है, वो एक माचिस की डिब्बी भी आज खरीदता है 50 पैसे 1 रुपए की, तो वो भी बिना टैक्स के नहीं खरीद सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को बुनियादी चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आम जनमानस जो डेली खरीदता है, डेली खाता है, डेली काम करता है, तब वो अपना भरण पोषण कर पाता है। तो जो उसके इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, वो जिन चीजों से उनके जीवन पर, जनजीवन पे जो असर पड़ता है, उसके टैक्स स्लैब को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा और देश का कि ऐसी चीजें देखने को टैक्स के अंदर नहीं मिली जो कहीं ना कहीं आम जनमानस को तकलीफ देने का काम कर रही है। कोई फाइनल आप अपने कुछ वर्ड्स देना चाहें उसके बाद? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इंडिया का हर एक पर्सन टैक्स देता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में दे जैसे इनकम टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में दे जैसे जीएसटी के फॉर्म में दे। पर देखिए, आज अगर आप ये देखें कि मैं एक स्कीम का एग्जांपल देता हूं, आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एक गरीब व्यक्ति के लिए प्रोवाइड कर दी, और वो उसी हॉस्पिटल में इलाज ले सकता है जहां पे एक अपर क्लास का व्यक्ति जाके अपनी मेडिक्लेम या अपनी पॉकेट से पे करके इलाज ले सकता है। तो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक गरीब तबके के साथ यही था कि उनके पास अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो वो कहां जाएंगे। तो इसको बहुत कुछ सरकार ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, देखिए, और कहीं ना कहीं ये उनके टैक्स के पैसे से वजह से ही हो पाया है। आज वो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स की वजह से उनको वो रिटर्न भी मिल रहा है। आप जाके अगर आज आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा जहां पे आयुष्मान भारत की स्कीम एप्लीकेबल है, बहुत सारे लोग अपना इलाज जाके उस 5 लाख रुपए तक का क्वालिटी ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है? जब तक कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं होगा, सरकार खर्च नहीं कर पाएगी। तो ये उनकी टैक्सेस की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये उनको गवर्नमेंट ने फ्री दिया, मैं नहीं कहता। सरकार के पास आय होती है, आय टैक्सेस के फॉर्म में होती है, और व्यय होता है। व्यय भी जो टैक्स आते हैं उसी पैसे में से किया जाता है। उसमें आपका भी पैसा शामिल है, मेरा भी टैक्स शामिल है, तमाम जो हमारे एक अदर क्लास है उनका भी पैसा शामिल है, और अपर क्लास का भी पैसा शामिल है। सब अपने अपने लेवल पे जिसकी जितनी की टैक्स स्लैब होती है, जिसकी जितनी इनकम होती है, या जिसकी इनकम नहीं है उसको भी टैक्सेस देना पड़ रहा है, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में देने पड़ रहे हैं। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आम जनता के पास होता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और उसका एक काला सच ये भी है कि आयुष्मान भारत जो योजना थी उस पे एक घोटाला भी उजागर हुआ था, जो कि काफी बड़ा घोटाला था, जिसपे विपक्ष ने काफी हंगामा किया, लेकिन उस पर कोई भी अभी ऐसी रिपोर्ट निकल के नहीं आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आप आए, आपने मार्गदर्शन किया, आम जनमानस के को आसान भाषा में बताने का कोशिश किया कि ये जो बजट है उसका शेयर मार्केट के साथ कनेक्ट करने के बाद आम जनमानस पे भी क्या असर पड़ता है, और जो छोटे निवेशक हैं वो किस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।